जय हिंद साथियों, बी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में मैंने हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी, उसकी विषय वस्तु के बारे में बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में मैं हिंदी कहानी से इस कोर्स की शुरुआत कर रहा हूँ। हिंदी कहानी का कुछ हिस्सा पेपर फर्स्ट में है, जैसे हिंदी कहानी क्या है, हिंदी कहानी कैसे शुरू हुई, कहानी में यथार्थवाद क्या है, आदर्शवादी कहानी क्या होती है, कथा क्या होती है, आख्यायिका क्या होती है। फिर कहानी का काल, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद पश्चात युग। फिर उसके बाद प्रगतिवादी कहानियाँ, प्रयोगवादी कहानियाँ या अकहानी, नई कहानी, ये सारी पढ़ेंगे हम पेपर फर्स्ट में। इनके साथ में 4 कहानीकार हैं, इसमें प्रेमचंद, अज्ञेय, कृष्णा सोबती और एक लोग हैं। इनको पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट में। और जो पेपर सेकंड है उसमें 2 पुस्तकें हैं कहानी की। एक है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जो प्रेम मंजूषा नाम से है, उसमें कुल 16 कहानियाँ हैं, उसको पढ़ना है हमको पेपर 2 में। और एक राजेंद्र यादव द्वारा संकलित एक किताब है जिसमें कुल 22 कहानियाँ हैं, उसका नाम है एक दुनिया समानांतर, उसको पढ़ना है पेपर 2 में। तो हम पेपर 1 और पेपर 2 को इंटरलिंक करते हुए पढ़ते चलेंगे। तो आज मैं कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले साहित्य के बारे में जानते हैं। जैसे साहित्य लेखक लिखता है, और जो काव्य शास्त्री, जो आचार्य हुए हैं बहुत सारे, उन्होंने साहित्य की यही परिभाषा दी है कि जो कवि का कर्म है वही साहित्य है। या ऐसे देखें कि कोई वस्तु जो समाज में होती है या कोई घटना होती है या कोई भी चीज़, उसको जो कवि या लेखक होता है वो अपने दर्शन से, किसी विशिष्ट दर्शन से उसको देखता है। जैसे अगर उसको आम मनुष्य देख रहा है तो उसको साधारण दृष्टि से देखता है। जब उसको एक लेखक या क्रिएटिव माइंड देखता है तो वो उसमें अपना दर्शन लगाता है, वो उसको स्पेशल तरीके से देखता है। फिर अपने देखने के ढंग को, अपने दर्शन को वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत करता है, उसी को साहित्य कहते हैं। पहले साहित्य में वांग्मय शब्द का प्रयोग होता है। जो भी मनुष्य की भाषा है, लिखित है या मौखिक है, वो सारी वांग्मय के अंतर्गत आती है। 10वीं शताब्दी से साहित्य शब्द की शुरुआत हुई और इसी को काव्य भी कहते हैं। अब देखते हैं कि साहित्य को कैसे विभाजित किया गया है। जो भी साहित्य होगा या तो वो पद्य होगा या कविता कह लीजिए। कविता में गेयता होगी, उसको लय में हम ढाल सकते हैं और लय में ढालकर उसको आसानी से याद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि गाने बहुत जल्दी याद होते हैं क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर लय होती है, वो लय पकड़ लेते हैं। फिर अगर मान लीजिए कोई शब्द भूल रहे हैं तो जब उसको गुनगुनाएंगे तो वो फिट हो जाएगा अपने आप, वो अपने आप माइंड जो है सेट कर लेगा। फिर गद्य हो गया। गद्य जो आम बोलचाल की भाषा है उसको गद्य कहते हैं, उसमें गेयता नहीं होती है, उसको हम गा नहीं सकते हैं। गद्य और पद्य में अंतर यह होता है कि जैसे जो पद्य है उसमें लय है, उसको हम गा सकते हैं, और जो गद्य है उसको हम गा नहीं सकते हैं, उसको बातचीत के थ्रू उसको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पद्य में जो है व्याकरणिक नियमों का, अगर मान लीजिए कोई कविता अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि शब्दों के क्रम का उलटफेर होता है, मतलब व्याकरण के नियमों का उल्लंघन होता है। सीधी बात, अगर मान लीजिए मैं कोई सीधा सेंटेंस कह रहा हूँ जो कि ग्रामर के हिसाब से है, जो व्याकरण के हिसाब से है, तो वो गद्य हो जाएगा। जैसे बाद की कहानियाँ देखें, जो बाद की जो कविताएं हैं या बहुत सारी द्विवेदी युग की कविताएं देखेंगे तो उसमें गद्यात्मकता ज़्यादा है, उसमें व्याकरण के नियम का उल्लंघन कम है, इसलिए गेयता कम है, इसलिए उसको कहते हैं कि ये गद्यात्मक कविताएं हैं। उसमें पद्य का जो अंश है वो थोड़ा सा कम है। तो पद्य में लय होनी चाहिए, हो सकता छंद और तुक भी हो, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है, लय और गेयता होनी चाहिए। फिर तीसरा है चंपू काव्य। ये जो चंपू काव्य होगा उसमें गद्य भी होगा, पद्य भी होगा।
अभी आप आगे भारत दुर्दशा या स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बीच बीच में कविताएं भी आ रही हैं, छोटी छोटी कविताएं। महिला अंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास पढ़ेंगे, उसमें भी जगह जगह कविताएं आ जाएंगी। खूब कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसे काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। जैसे पहले बुजुर्गों से कहानियाँ सुनते होंगे तो खूब बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते थे, उनके बीच में छोटे छोटे गीत भी प्रस्तुत करते थे, तो उसको कहेंगे चंपू काव्य। जैसे भारत दुर्दशा पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, भारत कहेगा कि आओ सब मिलकर रोवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ऐसे कविताएं मिलेंगी तो उसको चंपू काव्य कह देंगे। आज मैं गद्य से शुरुआत कर रहा हूं, तो गद्य को भी देख लेते हैं कि गद्य में क्या क्या होता है। जो भी गद्य होगा वो या तो कथात्मक होगा, उसमें कहानी चल रही होगी, तो सबसे पहले उसको कथात्मक गद्य कह देंगे। कथात्मक गद्य में सबसे पहली तो कहानी आ गई, कहानी में ही कथा होती है। कहानी या उपन्यास, उपन्यास जो है एक बृहद कहानी है जो बहुत सारे आयामों को कवर करती है, उसको उपन्यास कह देंगे। फिर या तो वो दृश्य प्रधान होगा, दृश्य प्रधान जिसमें बहुत सारे दृश्य हों, कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसको जो दर्शक है वो देख रहा है। जैसे कि नाटक, भाई कोई लिखित नाटक है तो उसको मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा, लोग देखेंगे, तो ऐसा जो गद्य होता है उसको दृश्यात्मक गद्य कहते हैं। इसमें नाटक आ जाएगा या कहानी आ जाएगी, सॉरी, या तो फिल्म आ जाएगी। जो फिल्म है वो भी पहले गद्य होता है, फिर उसको दृश्यात्मक बना के टीवी पर पेश किया जाता है। अगला है विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान गद्य में या तो निबंध आ जाएगा, भाई निबंध जो है वो भी विचारात्मक होता है, तो निबंध आ गया। इसी में समीक्षा आ जाएगी, समीक्षा या आलोचना या समालोचना। ये तीन चीजें समझ में आपको आ गई होंगी, कथात्मक, दृश्य प्रधान और विचार प्रधान। अब साहित्य में अन्य विधाएं भी हो सकती हैं, उसमें संस्मरण आ जाएगा, रेखा चित्र आ जाएंगे, यात्रा वृत्तांत आ जाएगा, डायरी आ जाएंगी, पत्र आ जाएगा, रिपोर्टाज आ जाएगा, वो सब अन्य विधाओं में आ जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अभी मैंने विधाओं के बारे में आपसे बात की। विधाएं जो होती हैं या तो वो प्राकृतिक होंगी या ऐतिहासिक रूप से विकसित होंगी। जैसे कुछ विधाएं हैं, कहानी को आप ले लीजिए, तो जब से मानव समाज चला आ रहा है तब से किसी न किसी रूप में कहानी तो समाज में है ही। भाई कोई पिता अपने पुत्र को जो है कहानी सुनाता ही बचपन में है, कोई दादाजी कहानी सुना रहे हैं, दादी कहानी सुना रही हैं। या जैसे अगर मान लीजिए पद्य में ले लें तो कोई जो माता है वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी का प्रयोग करती है। या फिर नाटक को ले लें तो भाई आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग जो है दूसरों का अभिनय करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को अगर ले लें तो वो अपने पापा की नकल करेगा कि पापा कैसे ड्यूटी पर जाते हैं, हाथ में एक फाइल ले लेगा, चश्मा लगा लेगा, हैट लगा लेगा, बाइक की चाबी ले लेगा और बाइक के पास जाएगा पापा की तरह चलते हुए। तो नाटक जो भी एक शाश्वत विधा है। तो जो प्राकृतिक विधाएं वह विधाएं हैं जो आदिम जमाने से चली आ रही हैं। आप कोई भी युग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या हड़प्पा सभ्यता जो भी उठा लेंगे, कहानियाँ किसी न किसी रूप में उसमें होंगी ही। ये जो भी प्राकृतिक विधाएं हैं, तो इसमें आ जाएगा कहानी प्राकृतिक विधाओं में, या नाटक। अगर पद्य की बात कर रहे हैं, नाटक। अच्छा, कुछ विधाएं होती हैं वो समय के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से विकसित हुई हैं, विभिन्न विभिन्न कालों में विकसित हुई हैं। उनके विकसित होने के पीछे बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक कारण हो सकते हैं।
तो ऐसी विधाएं जो इतिहास में विभिन्न परिस्थितियों में विकसित हुई हैं, ऐसी विधाओं को ऐतिहासिक विधा कहते हैं। जैसे उपन्यास। उपन्यास भाई पहले से नहीं चला आ रहा है, जब से मानव सभ्यता है तब से ऊपर लंबी कहानियां भले चली आ रही हों जो जीवन के किसी एक आयाम को कवर करती हों, लेकिन उपन्यास जो पूरे समाज को कवर करता है या किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन को दिखाता है, वैसा नहीं मिलेगा आपको। अभी आगे जब उपन्यास पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उपन्यास के उत्पत्ति के पीछे क्या कारण थे, कैसे उपन्यास विकसित हुआ। या आजकल की जो जितनी भी विधाएं हैं, आप पत्र ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, या यात्रा वृत्तांत तो खैर पहले भी होता होगा, यात्रा लोग करते होंगे, अपने बच्चों को बताते होंगे, तो भी एक प्राकृतिक विधा में आ जाएगा। फिर या डायरी ले लीजिए, संस्मरण, रेखा चित्र, ये बाद में विकसित हुए हैं मनुष्य की सभ्यता के विकास के साथ में। तो ये हो गई आपकी उत्पत्ति के आधार पर गद्य का विभाजन हो गया। अब कहानी के बारे में देखते हैं। भाई कहानी में सबसे पहले कुछ पात्र होंगे, घटनाएं, वर्णन, और उनके बीच में जो घटनाएं, पात्र और वर्णन होगा, उनके बीच में अंतर संबंध होगा। भाई वो किसी प्रकार से संबंध होंगी और लेखक उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत करेगा। तो कहानियों को हम तीन प्रकार से देख सकते हैं, या तो वो कथा होगी, या आख्यायिका होगी, या कहानी होगी। इसके बीच में बेसिक हम समझते हैं। जैसे कथा और आख्यायिका जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। कथा का उद्देश्य होता है समाज में आदर्श की स्थापना करना। भाई बचपन में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि टीचर सुनाते होंगे कि एक राजा था, उसके 4 लड़के थे, चारों आपस में झगड़ते रहते थे। तो राजा बहुत परेशान हो गया। एक दिन चारों बच्चों को अपने एक पास बुलाया और लकड़ी का एक गट्ठर दिया, कहा इसको तोड़ो। अब लकड़ी का गट्ठर जो है कोई नहीं तोड़ पाया। फिर लकड़ी के गट्ठर के बंडल को खोल दिया और एक एक लकड़ी दे दिया, कहा कि अब इसको तोड़िए। तो भाई चारों लड़कों ने आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। अब वो शिक्षा दे रहे हैं कि प्यारे बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत ज़्यादा बल है, अगर हम संगठित रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने एक आदर्श की स्थापना की कि हमें जो है भाईचारे के साथ संगठित रूप से रहना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ कि किसी नैतिक मूल्य की स्थापना करना। भाई जितनी भी कहानियां इससे पहले होती थी वो सुधारवादी दृष्टिकोण की होती थी। यथार्थवाद उसमें कम होता था, वो सुधारवाद पर अधिक ज़्यादा बल देती थी। उनका जो उद्देश्य था वो किसी नैतिक मूल्य की स्थापना करना होता था, या जो समाज को सुधारने के लिए वो कहानी बनाई जाती थी, वो एक अपने आप में आदर्श होती थी। भाई कहानियाँ सुनाई जाती थी, बाद में उसके शिक्षा दी जाती थी। कहानियाँ उसमें काल्पनिक भी हो सकती थी कि भाई जंगल की कहानियाँ जितनी भी होती हैं कि शेर ने सियार से कहा कि अगर तुम हमारे साथ में रहोगे तो जो हमारा खाना है वो तुम भी खा सकते हो, हमारे लिए भोजन की तलाश करिए, हम शिकार करेंगे, दोनों मिलकर साथ में खाएंगे। भाई ये कोई कल्पना है कि भाई कोई शेर जो है सियार से क्यों बात करेगा। या मनुष्य जंगल में मिल गया, एक मनुष्य जंगल में गया, उसको रास्ते में एक शेर मिल गया, शेर ने कहा मैं तुमको खाऊंगा। मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगा कि अब इस शेर से कैसे बचा जाए। तो ये सारी कल्पनाएं हैं। पहले कहानियाँ ऐसी ही होती थी। जैसे आप पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ेंगे तो उसमें भी सारी ऐसी ही कहानियाँ मिलेंगी। ये पुरानी जितनी भी कहानियाँ देखेंगे उसमें किसी न किसी आदर्श की स्थापना के लिए उनको लिखा गया है, तो वो सारी कथा में आ जाएंगी। जो आख्यायिका होती है, आख्यायिका दरअसल ये होती है कि जो इतिहास के आदर्श व्यक्ति हैं उनकी कहानियाँ, जो कुछ इतिहास में ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं कि जिनको समाज के अधिकतर लोग मानते हैं या उनके बारे में लगभग सबको पता है, वैसी कहानियाँ। जैसे कर्ण की कहानी हो गई,
एकलव्य की कहानी, ध्रुव, प्रहलाद, इन सब की कहानियाँ जो है उनको आख्यायिका कहते हैं। जो किसी महापुरुष के बारे में जो कहानी है उसको हम क्या कहेंगे? आख्यायिका कहेंगे। आगे हम और चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। अब तीसरी है आधुनिक कहानी। आधुनिक कहानी का उद्देश्य जो है किसी आदर्श की स्थापना करना नहीं होता है। आधुनिक कहानी का उद्देश्य है कि मनुष्य को जो वास्तविक चीज़ है, जो जीवन की एक्चुअल परिस्थितियां हैं, जो रियल लाइफ में जो घटित होता है, जो स्वाभाविक है, उसके बारे में जो कहानी हो। मतलब कहानी वो है जो मनुष्य को यथार्थ से परिचित करवा दे। भाई पहले जो कहानियाँ होती थी उनका नायक या तो बहुत बलवान होगा, सारे गुणों से युक्त होगा, मतलब उसकी पर्सनालिटी का चहुमुखी विकास होता था। लेकिन समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जो बहुत महान है, केवल उसमें महानता ही महानता है, उसमें कुछ किसी प्रकार की बुराई है ही नहीं। पहले की कहानियों में नायक में कोई बुराई नहीं होती थी। क्या समाज में ऐसे मनुष्य होते हैं कि जिनमें कोई बुराई ना हो? प्रायः नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। भाई अगर कोई है भी तो उसकी कुछ बुराइयां जो है छुपी रहती हैं, जो समाज के सामने नहीं आ पाती हैं। तो जो आधुनिक कहानी है उसका ये उद्देश्य है कि जीवन की जो नग्न वास्तविकता है उससे परिचित करवा देना, या सीधे शब्दों में कहें कि यथार्थ से परिचित करवा देना। अब हम जो आधुनिक कहानी आ गई इसमें एक शब्द आ गया यथार्थ। तो आगे यथार्थ को समझते हैं, क्या है यथार्थ। भाई यथार्थवाद तो एक प्रकार से एक सोच है। दर्शन की दुनिया में इसका थोड़ा सा अलग मतलब है। दर्शन की दुनिया में मतलब है कि ये जो जगत है वास्तविक है, हमको अन्य लोकों से परलोक से मतलब नहीं है, जो इस संसार में हो रहा है उससे मतलब है कि जैसा हम संसार को देखते हैं हम वैसा ही संसार को मानते हैं। इसका मतलब होता है यथार्थवाद या रियलिज्म, इसको इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं। लेकिन अगर कहानी के संदर्भ में देखें तो यही थोड़ा सा अलग हो जाता है। भाई यथार्थवादी कहानी की क्या विशेषताएं होंगी, एक बार देखते हैं। कि पहली बात तो ये कहानियाँ जो हैं एक सामान्य नियमित जीवन की कहानियाँ हैं। जो नियमित जीवन एक मनुष्य का होता है उसी को दर्शाती हैं। उसमें जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं या बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं उनको दिखाती हैं। इसमें सबसे पहले वीरता नहीं होती है। वीरता का मतलब हेरोइज्म। अब साउथ के हीरो को देखेंगे, आप साउथ की मूवी कोई देख लीजिए, साउथ का हीरो इतना बलवान होता है, उस भाई वो खलनायक के घर जाएगा, खलनायक के घर पर कम से कम हजारों सैकड़ों गुंडों की फौज है, अकेला गया है बिना हथियार के, और जाके वो सबको तोड़ ताड़ के मार के आता है। इसी को बोलते हैं हीरोइज्म, वीरता। क्या सामान्य जीवन में ऐसे हीरो होते हैं? प्रायः नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हीरोइज्म नहीं होगी, ये नियमित या सामान्य जीवन पे होंगी। नियमित सामान्य जीवन, लेकिन ये मनुष्य के सच्चे स्वभाव को दिखाने में सक्षम होती है। मनुष्य का जो सच्चा स्वभाव है, आम मनुष्य क्या सोच सकता है, वो क्या क्या हरकतें कर सकता है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, इन सबको बड़ी बारीकी से निखारा जाएगा। कि मनुष्य के गंदे दिमाग में क्या चल रहा है ये भी दिखाएंगे। भाषा इनकी जो है सहज होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक भाषा में नहीं लिखा जाएगा कि पाठक जो है बीच में ही छोड़ के चला जाए, वैसी नहीं लिखी जाएंगी। प्राकृतिक बोलचाल जो आम भाषा है उसको प्रयोग करेंगे। या फिर कहानी की स्थितियाँ ऐसी हैं, मान लीजिए ऐतिहासिक कहानी लिखी जा रही है गुप्त काल की या बौद्ध काल की, तो उसमें थोड़े बहुत हल्की फुल्की झलक आएगी। जैसे मान लीजिए अगर प्रेमचंद की कहानी देखें तो एक कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी लखनऊ के नवाबों की कहानी है। तो भाई वो जाहिर सी बात है फारसी उर्दू का प्रयोग करेंगे। तो जब शतरंज के खिलाड़ी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत उर्दू या उर्दू फारसी की झलक आ जाएगी। ऐसे ही अगर प्रेमचंद की दूसरी कहानी रानी सारंधा ले लीजिए, तो वो राजघराने से, हिंदू राजघराने से संबंधित है, तो उसमें संस्कृत निष्ठ तत्समी बोली का प्रयोग हुआ है।
तो ये कहानी के विषय वस्तु के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन प्रायः जो है इनकी भाषा सहज होगी, आम बोलचाल की भाषा होगी। फिर ये कहानियाँ जो है निर्णायक नहीं होंगी। नहीं होंगी। भाई अगर कोई फिल्म हम देखते हैं तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, फिर हीरो के लिए मुसीबतें आती हैं, जो उसमें नायक होता है, बहुत सारी मुसीबतें। फिर नायक जो है अपनी वीरता या अपने गुणों से धीरे धीरे करके सारी अपनी कमियों को दूर करता है। अंत में वही शहनाई बजती है, हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। ये प्रायः होता है, जीवन की सारे दुख जो है वहीं से खत्म हो जाते हैं। लेकिन सामान्य जीवन में क्या जरूरी है कि सबका दुख खत्म ही हो जाए? तो हो सकता है यथार्थवादी कहानी बीच में ही खत्म हो जाए या कोई समाधान ही न निकले। भाई उसमें कहानीकार का ये मतलब नहीं है कि हमको समाधान देना ही है। समाधान देना जो है उसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य समाधान देना नहीं है। यथार्थवादी कहानी हो सकता बीच में ही छूट जाए, हो सकता उसमें कोई निर्णय न निकले। फिर ये जो कहानी होती है ये जीवन के जो है, जीवन की जो वास्तविकता है उसको दर्शाएगी। या कभी कभी कहानी ट्रेजिक हो जाएगी। ट्रेजिक मतलब त्रासद हो जाएगी कि जो अंत हो वो दुखांत हो। जैसे जो भारतीय पाठक या दर्शक है उसको बस यही चाहिए कि कहानी के अंत में हीरो का जो है सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, हैप्पी एंडिंग वाला मामला हो जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई नायक जीत ही जाए, बहुत बार खलनायक भी जीत जाता है। तो हो सकता है ऐसी कहानियों में खलनायक जीत जाए या नायक की जो भी कमियां हैं या जो भी उसके दुख हैं हो सकता है उसको दूर न कर पाए, तो हो सकता है ट्रेजिक हो जाए। ट्रेजिडी एक प्रकार की विधा है, उसको आगे हम वीडियो में जब आएगी इसकी तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ट्रेजिडी या त्रासदी क्या है। भी जब गोदान पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर उसको ट्रेजिडी के ढांचे पर हम लोग उसकी समीक्षा करें तो कैसे क्या आती है। फिर आपको बताया इसमें कि नायक जो होंगे सामान्य होंगे, सरल होंगे, सपाट और साधारण होंगे, जो आम मनुष्य जो होता है समाज में वैसे होंगे। कहानियाँ हो सकता है अधूरी रह जाएं, समाधान रहित हो जाएं। अच्छा, हो सकता है कि यथार्थवाद अधिक हो जाए, जिसको चरम यथार्थवाद कहते हैं, कि इसमें हो सकता है निराशावादी कहानी हो जाए। लेकिन उस कहानी का मतलब केवल मनोरंजन नहीं होता है कि बस लास्ट में जो है पाठक को सेटिस्फेक्शन दे दे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो अपने अनुभवों का कड़वापन है उसको दिखाएंगे, जो जीवन की नग्नता, जीवन की जो कड़वाहट की नग्नता है उसको बहुत बारीकी से पेश करें। मतलब पाठक पढ़े और उसमें जो है तनाव उत्पन्न हो जाए, उसकी विचारधारा में स्वतः ही परिवर्तन हो जाए। तो ये हो गया यथार्थवाद के बारे में। आई होप कि यथार्थवाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। जब आगे बात करेंगे तो धीरे धीरे आपको, जब आगे कहानियाँ पढ़ेंगे अभी प्रेमचंद की कहानियाँ, तो आगे उसमें अच्छी तरीके से आपको यथार्थवाद के बारे में पता चल जाएगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि यथार्थवाद कहाँ पर है और आदर्शवाद कहाँ पर। याद रखेंगे कि जो यथार्थवाद है वो आदर्शवाद का थोड़ा सा उल्टा है। हम जब भी यथार्थवाद की तुलना करेंगे तो आदर्शवाद से करेंगे। यथार्थवादी कहानी 20वीं सदी के शुरुआत में लिखी, यानी शुरू हो गई थी। एक टोकरी मिट्टी पढ़ेंगे, माधवराव सप्रे की कहानी, जिसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, उसको पढ़ेंगे। मतलब उससे शुरू होके फिर समझ लो यथार्थवादी कहानी का 20वीं सदी के शुरुआत में पढ़ चुका था। फिर 1910 वर्ष के बीच में प्रेमचंद आए। प्रेमचंद 1910 से पहले भी लिखते थे, धनपत राय, नवाब राय के नाम से लिखते थे। लेकिन हुआ ये कि 1910 में सोजे वतन पत्रिका में उन्होंने एक कविता लिखी, एक लेख लिखा। तो उससे जो हमीरपुर के कलेक्टर साहब थे वो नाराज़ हो गए, प्रेमचंद को तलब कर लिया, बुलाया, कहा आप जो लिखोगे तो फिर देख लेंगे, जेल के पीछे नजर आओगे।
तो भाई प्रेमचंद डर गए, लिखना बंद कर दिया। तो हुआ ये कि भाई अब कैसे लिखें कि कलेक्टर साहब ने मना कर दिया है तो कैसे लिखें। तो भाई एक जमाना पत्रिका चलती थी 1910 में, उसके एक संपादक थे जो है दयानारायण निगम जी। उन्होंने कहा आप लिखिए, नाम बदल दीजिए। तो उन्होंने नवाब राय से अपना नाम बदल के प्रेमचंद रख लिया और प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उनकी पहली कहानी जो बड़े घर की बेटी है 1910 में जमाना पत्रिका में ही संपादित हुई। आगे जब प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। भाई जो यथार्थवादी कहानी है उसका बीज जो है 20वीं शताब्दी में पड़ चुका था। प्रेमचंद महोदय आए, उसमें खूब खाद पानी डाले और जो है हिंदी कहानी को बिल्कुल 1936 तक जब तक जिंदा रहे बिल्कुल उसको मैच्योर कर दिया। जो आगे के कवि हैं उनके लिए प्रेमचंद ने लगभग एक धरातल का काम किया और उसी धरातल पर चल के जो है हिंदी कहानी का विकास हुआ। अब कहानी की कुछ चीज़ें तो हम जान गए कि कहानी क्या है और उस कहानियों में यथार्थवाद क्या है। अब कहानी के तत्वों को देख लेते हैं कि कहानी में क्या क्या तत्व होंगे। कोई भी कहानी सबसे पहले होगी तो उसमें कथानक होगा। कहानी में 6 तत्व होते हैं जो कि नीचे दिए गए हुए हैं आपको। 6 तत्व, पूरे 6 के 6 तत्व नीचे दिए गए हुए हैं। उपन्यास में भी 6 ही तत्व होते हैं। कहानी में 6 तत्व, उपन्यास में भी 6 तत्व। बस अंतर उतना होता है कि जहाँ पर ये वातावरण है यहाँ पर देश काल भी जुड़ जाता है। तो सबसे पहले कथानक नंबर 1, उद्देश्य हो गया, उसमें कुछ चरित्र होंगे, चरित्र हो गया, भाषा शैली हो गई, संवाद योजना हो गई और वातावरण हो गई। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि कैसा कैसा क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले कथानक। कथानक को प्लॉट या थीम, इसी को थीम भी कह देते हैं, प्लॉट या थीम कहते हैं। भाई जो भी कहानी होगी उसकी कोई ना कोई विषय वस्तु होगी, उसकी के आधार पर उसको लिखा जाएगा। कथानक या तो ऐतिहासिक होगा, मनोवैज्ञानिक कथानक हो सकता है, या हो सकता है कि वो जो है आर्थिक वजहों से जो है जुड़ा हुआ हो। तो कथानक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो कथानक है वो मौलिक होना चाहिए। मौलिक मतलब आपका अपना होना चाहिए। जो भी लेखक है उसकी जो कहानी है वो मौलिकता उसमें होनी चाहिए कि उसका खुद का होना चाहिए। फिर अगर उसमें शिल्पगत नवीनता है तो अच्छी बात है, अगर कोई वो नया प्रयोग कर रहा है तो अच्छी बात है। उसमें कहानी में विश्वसनीयता होनी चाहिए। जो कथानक है वो विश्वसनीय होना चाहिए, ये नहीं कि कोरी कल्पना हो। भाई जो सामान्य जीवन में घटित होता है वही हो। फिर भाई कहानी में घटनाएं होंगी, चरित्र होंगे, वर्णन होगा और उनके बीच अंतर संबंध होगा। तो कथानक जो है कसा हुआ होना चाहिए। कसा हुआ कथानक कि पाठक उसको पढ़े तो उसमें खो जाए, वो उसको बिखराव मालूम ना हो, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो पढ़ते वक्त। इसी का उल्टा अगर कहें तो कथानक में बिखराव कम होना चाहिए। अनावश्यक घटनाएं, पात्र और चरित्र नहीं होने चाहिए। ठीक। तो कथानक के बारे में एक चीज़ याद रखेंगे बस कि मौलिक हो, विश्वसनीय हो, कसा हुआ हो, भाषा सहज हो, अनावश्यक घटनाएं कम हो जिससे जो है पाठक इधर उधर भटके। कथानक में सबसे पहले आरंभ होगा, फिर धीरे धीरे आरोह होगा, आगे बढ़ेगी कहानी, फिर कहानी एक पीक तक पहुंचेगी, धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू होगी, फिर चरम सीमा, उसका चरम बिंदु आ जाएगा जहाँ पे गूज बम्प आज की भाषा में कहें तो। फिर उसका क्लाइमेक्स होगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्लाइमेक्स से ही आपको पता चलेगा कि कहानी यथार्थवादी है कि आदर्शवादी है, या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उसमें जोड़ दिया है। अगर मान लीजिए लास्ट में हृदय परिवर्तन करके कहानी में सब कुछ अच्छा हो जाए तो उसको बोलते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। मतलब पूरी कहानी में यथार्थ चला, बाद में थोड़ा सा आदर्शवाद का चटकारा लगाया
कहानी बढ़िया हो गई। प्रेमचंद की शुरुआती रचनाएं कुछ ऐसी हैं जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। भाई शुरू की अगर कहानी पढ़ेंगे, बड़े घर की बेटी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आदर्शवाद का चटकारा मिलेगा। ये आपके कथानक के बारे में थोड़ा सा हो गया। अब उद्देश्य, भाई लेखक क्या कहना चाहता है अपनी कहानी के माध्यम से, जो पाठक है उसकी चेतना में क्या परिवर्तन करना चाहता है, उसी को उद्देश्य कहेंगे। उद्देश्य भाई जो पहले की कहानियाँ होती थी, पहले कहानी सुनाई जाती थी, बाद में उसका उद्देश्य शिक्षा के रूप में बता दिया जाए, प्यारे मित्रों हमें ये शिक्षा मिलती है, फला शिक्षा मिलती है। लेकिन जो यथार्थवादी कहानी होगी उसमें किसी प्रकार की शिक्षा आपको लास्ट में नहीं दी जाएगी। वो कहानी ऐसी होगी कि आप खुद ब खुद जो है, आपका जो माइंड है वो उसको ग्रैस्प कर लेगा। तो सबसे पहले उद्देश्य जो है वो घुला होना चाहिए कहानी में, चाहिए। जो उद्देश्य है वो आपका स्वाभाविक रूप से घुला होना चाहिए कि पाठक जो है पता भी न चले पाठक को, और पाठक की चेतना में परिवर्तन भी हो जाए। और दूसरी बात, थोपा हुआ उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम कहानी लिख तो रहे हैं कि दलितों पर, और कहानी घुमा के फिर कहीं दूसरी दिशा में ले गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। थोपा हुआ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य के बारे में बस यही दो पॉइंट, एक आध पॉइंट ध्यान रखेंगे। जब कहानी की समीक्षा करेंगे तो हम देखेंगे कि उद्देश्य घुला हुआ है कि थोपा हुआ है, या कैसा उद्देश्य है, या कहानी अपने उद्देश्य को जो है संप्रेषित करने में सफल रही कि नहीं सफल रही, इसको देखेंगे। फिर आगे अगला चरित्र योजना, तीसरा तत्व देखें। तो भाई अगर मान लीजिए किसी कहानी में बहुत सारे चरित्र होंगे तब भी पाठक को समस्या है, और अगर बहुत कम होंगे तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी। तो कहानी में जो है सामान्य रूप से ठीक ठाक चरित्र होने चाहिए, ना ज़्यादा कम होने चाहिए, ना ज़्यादा ज़्यादा। तो चरित्र जो है ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा हो और ना ही कम हो। ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अनावश्यक चरित्र ना हो, जिससे कहानी को गति न मिले, वैसे चरित्र नहीं होने चाहिए। अनावश्यक चरित्र नहीं होने चाहिए। फिर अगली बात देखेंगे कि जो अच्छे बुरे का अनुपात है। ये जो यथार्थवादी कहानी है उसमें कोई भी चरित्र होगा वो केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होगा, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी। और जो अच्छे बुरे चरित्रों का, जैसे जो कुछ लोग, कुछ जो है नायक हैं, कुछ खलनायक हैं, तो उनका भी अनुपात सही रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्वतंत्र होने चाहिए, लेखक के हाथ से स्वतंत्र होने चाहिए। लेखक से स्वतंत्र चरित्र, लेखक से स्वतंत्र, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब सीधे ये है कि भाई धीरे धीरे करके चरित्र, जो भी कोई पात्र है उसका चरित्र चित्रण धीरे धीरे होगा, लेकिन वो अपने चरित्र के हिसाब से स्वाभाविक रूप से एक्ट करेगा, वैसे ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी की प्रवृत्ति का है, तो उसमें थोड़ा बहुत चोरी की प्रवृत्तियाँ रहेंगी, वो स्वाभाविक रूप से वैसे कार्य करेगा। अब उसका, लेखक का उस पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसको संत बनवा दें, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा कम होगा, यथार्थवादी कहानी में ऐसा कम होगा। तो लेखक, जो चरित्र होते हैं वो एक समय के बाद लेखक की लेखनी से स्वतंत्र हो जाएंगे, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये बिंदु ध्यान रखना है कि जो चरित्र होने चाहिए वो लेखक से स्वतंत्र होने चाहिए। अगला तत्व देखते हैं, भाषा शैली। भाषा शैली जो कहानी की होनी चाहिए वो सहज होनी चाहिए, सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए।
आम बोलचाल की भाषा। ये नहीं कि भाषा ऐसी लिख दे कि पाठक बेचारा बीच में ही ऊब जाए और खिसक ले। हाँ, हो सकता है कुछ कहानियों में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्थिति के अनुसार हो सकता है कि थोड़ी बहुत झलक उस जमाने की हो, लेकिन यथासंभव जैसा संभव हो सके वैसा जो है भाषा शैली सहज होनी चाहिए, और जो है चरित्रों के अनुकूल हो, और बहुत ज़्यादा उबाऊ भाषा या खतरनाक भाषा नहीं होनी चाहिए। और जो भाषा शैली होनी चाहिए वो चरित्र के विकास, भाई मान लीजिए चरित्र के अनुरूप भी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया की कहानी है, उत्तर भारत की, तो उसमें भाई हिंदी होगी, और बीच में मान लीजिए कोई एक नेपाली चरित्र आ जाता है तो उसमें थोड़ी सी उसकी भाषा में नेपाली झलक होगी, या कोई अफगानी आया है अगर कहानी के बीच में, तो उसमें थोड़ा सा फारसी या तुर्की भाषा की थोड़ी सी झलक होगी। तो मतलब चरित्र के अनुसार भाषा होनी चाहिए। भाई अगर कोई शहरी आदमी है तो हो सकता है वो इंग्लिश के एक आध शब्द यूज करे, अगर कोई ग्रामीण है तो उसकी भाषा में थोड़ा सा ग्रामीण भाषा की या उसकी क्षेत्रीय भाषा की झलक होगी। तो चरित्र के अनुसार होनी चाहिए, चरित्राभिव्यंजक होनी चाहिए, मतलब चरित्र का उद्घाटन करने वाली होनी चाहिए। भाषा शैली के बारे में ये बिंदु ध्यान रखेंगे जब भी कहानी पढ़ेंगे, जब कहानी की समीक्षा करेंगे। फिर आ जाती है संवाद योजना। भाई अगर लेखक कहानी लिख रहा है तो हो सकता वो कैसी संवाद योजना, या तो लेखक खुद बता रहा है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम सोहन था, उसका एक दोस्त मोहन था। एक बार सोहन मोहन के घर गया, सोहन ने मोहन से कहा कि चलो दोस्त आज चलते हैं बाहर घूमने। मोहन ने कहा कि आज बहुत सारा होमवर्क करना है, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर सोहन ने कहा अरे यार आज चलते हैं, फिर होमवर्क कल हो जाएगा। या तो लेखक, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि लेखक खुद बता रहा है, या ऐसे हो सकता है कि सोहन मोहन के घर गया, फिर सोहन अरे यार आज चलते हैं घर बाहर घूमने चलते हैं, फिर नीचे मोहन लिखा होगा सोहन, सोहन ने कहा मोहन से, फिर मोहन ने उत्तर दिया, फिर सोहन, मोहन फिर बोला। तो ऐसे करके कहानी बढ़ती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो संवाद योजना होती है, अगर मान लीजिए ऐसी है, ये अच्छी मानी जाएगी। अगर उसमें कथोपकथन ज़्यादा है, या जो नाटक वाला करेक्टर है, दृश्य बनाने में जो अगर जो लेखक है वो माहिर है, तो कहेंगे कि कथोपकथन या संवाद योजना बहुत अच्छी है। फिर संवाद योजना है अगर वो समझ लो दृश्य को प्रस्तुत कर रही है, कहानी अपने आप स्वतः आगे बढ़ेगी। फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए सोहन है, ये यहाँ से बोलना शुरू करता है और 4-5 पैरा बोलता है, मोनोलॉग ये हो गया, इससे जो है पाठक ऊब जाएगा पहले ही कि यार ये तो पहले से इतनी बकबक बकबक कर रहा है। तो जो संवाद योजना होनी चाहिए, वो जो संवाद होने चाहिए छोटे होने चाहिए, छोटे और चुस्त होने चाहिए, गतिशील इसी को कह सकते हैं। छोटे, चुस्त और गतिशील, ये 3 शब्द ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा। संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे, चुस्त और गतिशील, कहानी को दिशा देने वाले। फिर पात्र के अनुकूल होने चाहिए, चरित्र का उद्घाटन करने वाले होने चाहिए। अच्छा, जो कथोपकथन होते हैं, या तो इसको जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, इसको बोलते हैं नाटकीय कथोपकथन। हो सकता है भावात्मक कथोपकथन हो सकता है सांकेतिक हो, कि संकेत संकेत करके कथोपकथन आगे बढ़ रहा है, चल, वहाँ इशारा कर रहा है, हल्की आंख से इशारा कर रहा है, चलो। फिर कह रहा है वो दूसरा जो है मना कर रहा है, यार आज नहीं, ऐसे करके हाथ दिखा के कि चलिए भाग जा तू इधर से, आज नहीं जाऊंगा। तो वो सांकेतिक हो जाएंगे। हो सकता है व्यंग्यात्मक हो,
या मनोवैज्ञानिक हो। अभी अज्ञेय की कहानियाँ पढ़ेंगे तो उसमें मनोवैज्ञानिक कंटेंट आएगा, हो सकता है वैसे हो। तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जो संवाद होने चाहिए छोटे हों, चुस्त हों, गतिशील हों, पात्र के अनुकूल हों। जो प्रेमचंद हैं उन्होंने ज़्यादातर नाटकीय कथोपकथन, जैसा मैंने उदाहरण दिया वैसा प्रयोग किया है उन्होंने। फिर कहानी का अंतिम तत्व है वातावरण। अगर यही उपन्यास होता तो इसमें देश काल भी जुड़ जाता। वातावरण का मतलब भाई, अगर कोई पाठक कहानी पढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे कहानी में खो जाएगा और उसके जो दिमाग में एक प्रकार का माहौल क्रिएट हो जाएगा, उसी को कहानी का वातावरण कहते हैं। या तो सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या राजनीतिक वातावरण हो सकता है। वातावरण के बारे में केवल एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि खूब घना वातावरण होना चाहिए कि पाठक जो है उसके अंदर रम जाए बिल्कुल। तो कहते हैं उसको सघन वातावरण। वातावरण कैसा होना चाहिए? सघन। ये थोड़ी सी डंडी ज़्यादा निकल गई। सघन वातावरण। ये कहानी के तत्व हो गए।